हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और सीरीज के साथ जिसमें हमें गांव से आई हुई लड़की की कहानी को दिखाया जाता है। उसे शहर में इतना बुली किया जाता था कि उसके लिए रहना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन जहाँ बाकी सबको वो गांव वाली चीप सी लड़की लगती थी, वही हमारे मेल लीड और एक बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट ज़ियाउर को उससे हो जाता है प्यार। अब उसे कब रियलाइज होता है कि उसे एक गाँव वाली लड़की से प्यार हो चुका, ये जानने के लिए हम जल्दी से बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड याना को दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी ही गांव से आई थी और शहर में ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखकर तो उसे ये कोई नई दुनिया ही लगती है। उसे लग रहा था कि अब उसके दिन बदल जाएंगे, वो जॉब करेगी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगी। दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड जू फनमी ने उसे आवाज दी, जो कि उसका वेट कर रही थी। इसे देखकर खुशी से इसे हक कर दिया, जबकि याना उसका शुक्रिया अदा कर रही थी कि जू फनमी, तुम्हारी वजह से ही मुझे ये जॉब मिल पाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि वो बोली कि मैंने अपना नाम जू फनमी से बदलकर जूशी रख दिया है और तुमने शहर आते हुए भी इतने शेबी से कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि तुम गांव से आई हुई लड़की हो। जबकि याना बोली कि इसमें बुरी बात क्या है, तो पता चलने दो सबको कि मैं गाँव से आई हूँ। वो सब छोड़ो, ये देखो मैं गाँव से तुम्हारे लिए ड्राइड फिश लेकर आई हूँ। जिस पर जूशी कहने लगी कि ये चीप से खाने तो मैंने कब के खाना छोड़ दिए। अच्छा अब चलो भी मेरे साथ, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करा दूं। नेक्स्ट सीन में उसने याना को शॉर्ट सी स्कर्ट पहना दी थी, जिसमें तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती और पूछने लगी कि यार ये कैसी जॉब है जिसमें मुझे इस तरह के कपड़े पहनने होंगे। जूशी ने बताया कि सभी वाइन सर्व करने वाली लड़कियां ऐसी ही ड्रेसिंग करती है और वैसे भी तुम यहाँ पैसे कमाने के लिए आई हो ताकि अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल रख सको, इसलिए इन छोटी मोटी चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो। तभी दूसरी तरफ से एक आलीशान गाड़ी आकर रुकी, जिसमें ज़ियाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट ज़ियाउर बाहर आता है। उसे देखकर जूशी तो उस पर फ्लैट हो गई थी। वो कहने लगी कि काश अगर मुझे ये अमीर लड़का मिल जाए, मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। इधर पीछे खड़ी याना कहने लगी कि मेरे ख्याल से तो तुम्हें किसी भी मर्द पर रिलाई नहीं करना चाहिए, अपने हाथ से कमाओ और एंजॉय करो। तब तक जूशी का फ्रेंड गाओ आ जाता है, जो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछने लगा कि काफी टाइम हो गया, हमारी मुलाकात नहीं हुई। इधर याना के लिए तो ये नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं थी। वो उससे लड़ना शुरू कर देती है कि खबरदार अगर तुमने मेरी दोस्त को हाथ भी लगाया तो हम कोई वीक लड़कियां नहीं है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जैसे तैसे करके जूशी ने गाओ को छुड़वा दिया, ये कहते हुए कि पागल लड़की, ये तुम क्या कर रही हो, ये मेरा दोस्त है। और गाओ से भी उसके बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगी। नेक्स्ट सीन में गाओ से कह रहा था कि तुम अब तक मेरे लिए गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाई, तो क्यों ना तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जिस पर वो कहने लगी कि मैंने कहा था ना मैं ढूंढ लूंगी, वो देखो मैं गाँव से तुम्हारे लिए अपनी एक फ्रेंड को लेकर आई हूँ। इन दोनों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। जूशी ने उसे ड्रिंक में ड्रग मिलाकर दे दी कि ये उसे पिला दो, तो देखना वो तुम्हें कैसे ओबे नहीं करेगी। दूसरी तरफ ज़ियाउर भी काफी ड्रंक हो चुका था। उसका असिस्टेंट लियाओ कहने लगा कि बॉस क्यों ना मैं आपको अपने होटल ले जाऊं, ये होटल काफी शेबी सा है। पर ये बोला कि नहीं, फिलहाल मैंने काफी ड्रिंक कर ली, आज की रात मैं इसी होटल में रह लेता हूँ। इसके बाद जब वो अपने रूम में जा रहा था, तभी गाओ भी याना को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, जबकि वो इसे खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी। ज़ियाउर ने जब उसे हेल्प के लिए पुकारते हुए देखा तो उसकी मदद करता है। गाओ से कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए। वो बोला कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। जिस पर ज़ियाउर ने उसे अपना कार्ड दिखाया, जो देखकर तो वो शॉक्ड ही हो जाता है और फौरन से माफी मांगने लगा। ज़ियाउर ने उसे यहाँ से दफा होने के लिए कहा, जबकि दूसरी तरफ यहाँ याना को ड्रग दिया गया था और अब वो ज़ियाउर की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है, उसे किस करने लगी थी। ज़ियाउर भी ड्रंक था, वो भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और इस तरह आज की रात दोनों साथ में स्पेंड कर देते हैं। अगली सुबह जब याना को होश आया और उसने खुद को किसी स्ट्रेंजर के साथ देखा, तो वो काफी ज्यादा डर गई थी कि अगर इसने पुलिस को बुला लिया तो पुलिस तो मुझे अरेस्ट कर लेगी, बेहतर होगा कि इसके उठने से पहले पहले मैं यहाँ से भाग जाऊँ। जाते जाते उसने ज़ियाउर के शोल्डर पर एक ट्रायंगल बना हुआ देखा। दूसरी तरफ जूशी गाओ को कॉल करके उसे पूछ रही थी कि बताओ फिर तुम्हारी कल रात कैसी गुजरी, और वो कहने लगा कि कैसी क्या, वो लड़की तो मेरे साथ जा ही नहीं रही थी। बीच रास्ते में ही उसे ज़ियाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट अपने साथ ले गया था। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है। जबकि इधर जूशी सोच रही थी कि अभी गांव से आई नहीं थी और पहले ही दिन इसने ज़ियाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ रिलेशनशिप बना दिया। तब तक याना भी पहुंच आई थी, जिसे देखकर जूशी पूछने लगी कि कल रात गाओ तुम्हें अपने साथ ले गया था और मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ये कहती है कि हाँ, पर मुझे किसी ने बचा लिया था। जूशी उससे बातों ही बातों में ये सवाल भी करती है कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं ना, अगर हुआ तो क्या तुम नहीं चाहती कि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। ये सुनकर याना को कल रात के बारे में याद आता है, पर वो कहने लगी कि मुझे कुछ याद नहीं क्योंकि मैं ड्रंक थी और वैसे भी मैं
यहाँ जॉब करने के लिए आई हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। इसके बाद वो जोशी को उसके दिए हुए कपड़े पकड़ाकर कोई और जॉब ढूंढने के लिए चली जाती है। इधर जोशी उससे जेलस हो रही थी। वो खुद से ही कहने लगी कि अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तो चाहती हूँ ना कि कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। इसके बाद वो अपने किसी जानने वाले को कॉल करके पूछ रही थी कि तुम जियाओ कंपनी में गार्ड हो ना, तुम्हारा बॉस कंपनी में है क्या? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। जिस पर उसने बताया कि बॉस तो इस वक्त वनमान होटल गए हैं। नेक्स्ट सीन में याना भी उसी होटल पहुँच आई थी जो कि जियाउरान का ही था। यहाँ स्टाफ मेंबर से वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि आपको क्लीनर की जरूरत थी ना, मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। उसका डेमो ले लेने के बाद वो मेंबर अपनी सुपरवाइजर को बता रही थी कि मैंने इस लड़की का डेमो ले लिया है, इसने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया है और हमने इसे हायर कर लिया। सुपरवाइजर उसका चेहरा देखे बगैर कहने लगी कि अच्छा तो फिर मुझे अपना आईडी कार्ड दो ताकि मैं तुम्हारी रजिस्ट्रेशन करवा लूं। उसने जब अपना आईडी कार्ड दिया और इधर सुपरवाइजर ने उस पर विलेज का नाम देखा तो कहने लगी कि तुम गाँव से हो, माफ करना हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकते। याना उसे पूछने लगी कि क्यों नहीं रख सकते, तो वो बोली कि ये एक 5 स्टार होटल है और यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, सब अच्छा पहनते हैं, कीमती चीजें होती हैं उनके पास। तुम जैसी गांव वाली लड़की उन्हें देखकर जेलस होगी और क्या पता तुम चोरी भी कर लो। याना को इस बात पर गुस्सा आ गया। वो कहने लगी कि हम गांव के लोग गरीब जरूर होते हैं लेकिन चोर नहीं, और ना ही तुम्हारी तरह होते हैं जो लोगों में भी लेवल्स देखते हो। जिस होटल में तुम्हारी जैसी सुपरवाइजर हो मैं वहाँ जॉब करना ही नहीं चाहती। सुपरवाइजर को भी गुस्सा आ गया। वो कहती है कि सिक्योरिटी गार्ड इसे उठाकर बाहर फेंको। गार्ड जब उसे ले जा ही रहे थे तब तक जियाउरान पहुंच आया ये कहते हुए कि छोड़ दो उसे। बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट, वो भी इस टाइम अचानक से। मैनेजर पान भी जल्दी से आगे आते हुए कहने लगा कि प्रेसिडेंट अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते, जबकि वो डायरेक्टली सुपरवाइजर के पास जाकर बोला कि हमारी कंपनी ने तो हमेशा एम्प्लॉइज को उसकी एबिलिटीज देखकर हायर किया है, तो फिर ये लोगों का लेवल कब से देखने लग गए हम। वो बोली कि माफ करना प्रेसिडेंट, मैं भी ये सब कुछ अपने होटल की बेहतरी के लिए कर रही हूँ ताकि कस्टमर्स को यहाँ पर कोई भी मसला ना हो। इस पर जियाउरान ने उसे फायर कर दिया कि कस्टमर को किसी और से नहीं पर तुमसे जरूर मसला हो सकता है। अब वो मैनेजर पान से हेल्प के लिए कहती है, वो भी इसकी क्या ही हेल्प कर लेता, इसे यहाँ से जाने के लिए कहा। और जियाउरान बोला कि मैनेजर फान अगर तुमने खामखा इस तरह के लोगों की कभी हेल्प की ना तो तुम भी अपनी जॉब खो दोगे। इसके बाद वो नीचे ही पड़ा हुआ याना का कार्ड उठाकर उसके पास आते हुए कहता है कि मिस याना, आपको जॉब के साथ साथ रहने की भी जगह दी जाएगी, आपकी मंथली सैलरी 8000 होगी। अगर आपको ये ऑफर पसंद है तो फिर आज ही हमें ज्वाइन कर ले। ये ऑफर तो याना के लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी। इसी दौरान वो ट्रॉली से टकराने वाली होती है जबकि जियाउरान ने उसे खींचकर अपनी तरफ कर दिया। यहाँ दोनों की आंखें चार हुई और जियाउरान को वो बहुत जानी पहचानी लगी। वो दिल ही दिल में सोचता है कि कहीं ये कल रात वाली लड़की तो नहीं। लेकिन तभी असिस्टेंट लियाओ आया जो उसे धीरे से कहने लगा कि प्रेसिडेंट आपसे कोई लड़की मिलने के लिए आई है। वो कह रही है कि उसने कल रात आपके साथ नाइट स्पेंड की थी। जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ जोशी भी उससे मिलने के लिए जब उसके ऑफिस तक आ रही थी तो इतनी बड़ी कंपनी देखकर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतना अमीर होगा। लिया उसे प्रेसिडेंट तक ले आता है ये कहते हुए कि ये हमारे प्रेसिडेंट जियाउरान है। जबकि जियाउरान ने भी जब उसे पहली बार देखा तो उसे सॉरी कर देता है कि कल रात में कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो चुका था, लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके कंपेंसेशन के तौर पर मैं तुम्हें घर और गाड़ी देने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा। जबकि जोशी के इरादे तो कुछ और ही थे। वो कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पैसे लेने के लिए आई हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं एक इनोसेंट लड़की हूँ, कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई। अब जब हमारे बीच में इतना सब कुछ हो ही चुका तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। जियाउरान भी उसका ये कॉन्फिडेंस देखकर डायरेक्टली मना नहीं कर पाया। वो कहता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि बाद में मैं गाड़ी भिजवा कर तुम्हें अपने घर शिफ्ट करवा लूंगा। जोशी भी ये सुनकर खुश हो गई थी। वहाँ से जाते हुए कहने लगी कि मैं जल्दी से जाकर अपनी प्रिपरेशन करती हूँ। जबकि जियाउरान अपने असिस्टेंट से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन कराओ। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट लियाओ गाँव से मिलने के लिए आता है। उसे जोशी की पिक्चर दिखाते हुए पूछने लगा कि क्या ये वही लड़की है जिसे कल रात प्रेसिडेंट जियाउरान ने रेस्क्यू किया था। वो भी हाँ कह देता है कि ये वही लड़की है। जिसके बाद लियाओ तो वो पिक्चर लेकर वहाँ से चला गया। जबकि इधर गाँव जोशी को कॉल करके कहता है कि इस बार मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, महीने के आखिर तक मेरे अकाउंट में 1 लाख युआन सेंड कर देना, वरना तो तुम जानती हो ना कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। जोशी बोली कि तुम फिक्र क्यों करते हो, फ्यूचर में मैं अमीर होने वाली हूँ, तो फिर 1 लाख युआन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। फोन काटने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तब तक दूसरी
दूसरी तरफ से याना भी पहुँच आई और उसे खुशखबरी देती है कि मुझे जॉब मिल गई है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी वहाँ पर अप्लाई कर लो तो हम दोनों साथ में रहेंगे। जबकि जूशी उसे कहने लगी कि नहीं, मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं शादी करने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे जॉब करने से मना कर दिया क्योंकि वही मेरा ख्याल रखेगा। याना भी उसके लिए खुश हो जाती है कि अरे वाह, तुमने बॉयफ्रेंड कब ढूंढा। चलो जो भी है, तुम शादी करने वाली हो और मुझे जॉब मिल गई है। मैं जल्दी जल्दी से कुकिंग करती हूँ, फिर मिलकर दोनों सेलिब्रेट करेंगे। जोशी उसे देखकर दिल ही दिल में सोच रही थी कि कितनी बेवकूफ हो तुम, तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला था अपनी लाइफ को संवारने का, लेकिन वो भी तुमने मुझे दे दिया है। मिस्टर ज़ियाओरान जैसे अमीर लड़के को फंसाना इतना आसान भी नहीं और तुमने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। खैर, तुम्हारी अपनी किस्मत। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़ियाओरान को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी ही अपने होटल पहुंचा था और अपने असिस्टेंट के साथ अपने आने वाली मीटिंग्स को डिस्कस कर रहा होता है। तभी उसे सामने याना काम करती हुई नजर आई और वो भी इसे देखकर फौरन से ग्रीटिंग्स करने लगी। जबकि ज़ियाओरान कहता है कि खूब मेहनत करना, सबको साबित कर देना कि गाँव वाले किसी से कम नहीं होते। उसे भी अच्छा लगा कि उसके बॉस उसे सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में लियाओ जूशी को ज़ियाओरान के घर ले आया था। एक तो इतनी सारी मेड्स ने उसका वेलकम किया, ऊपर से घर इतना आलीशान था। ये देखकर तो वो समाई नहीं जा रही थी कि उसने कितना लंबा हाथ मारा है। नेक्स्ट सीन में मैनेजर पान याना को आवाजें लगा रहा था कि कहाँ रह गई है ये लड़की, मैंने इसे एक रूम की सफाई का बोला था और ये तो काम से ही गायब है। तब तक याना भी पहुँच आई ये कहते हुए कि मैनेजर आप फिक्र नहीं करे, मैं रूम की सफाई कर दूंगी। असल में एक कस्टमर का कुछ रह गया था, मैं वो देने के लिए गई थी। जबकि मैनेजर कहता है कि किसी भी कस्टमर की कोई भी चीज गुम जाए तो उसे काउंटर पर दी जाती है, उसके पीछे नहीं ले जाई जाती। बहाने मत करो, तुम काम से गायब थी। इधर ज़ियाओरान ने भी ये सारा सीन देख लिया था। असिस्टेंट लियाओ कहने लगा कि बॉस, ये लड़की पहले ही दिन काम से गायब थी, ये इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। ज़ियाओरान बोला कि कुछ टाइम के लिए तुम सिर्फ नोटिस ही करो। इधर मैनेजर फान ने उसका पूरा बोनस भी काट दिया था। याना बेचारी उसे अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। तब तक वो कस्टमर भी आ गए थे याना को थैंक यू करने के लिए कि तुम्हारी वजह से ही हमें अपनी खोई हुई रिंग मिल गई। अगर तुम टाइम से हमें ये रिंग डिलीवर ना करती तो हमारी शादी भी कंप्लीट ना हो पाती। वो लड़की भी जल्दी से आकर याना को हक कर देती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। याना बोली कि शुक्रिया की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद वो कपल वहाँ से चला जाता है और मैनेजर पान के पास तो कुछ भी नहीं बचा कि वो याना को डांट सके। और वो बोली कि देखा आपने, मैं किसी वजह के बगैर तो काम से गायब नहीं थी ना, और वैसे भी मैंने होटल्स के रूल को ही फॉलो किया है, कस्टमर्स के नीड्स को फर्स्ट पे रख के। मैनेजर पान बोला कि मुझे तो लगता है तुम इतनी महंगी रिंग इसलिए लौटाने के लिए गई क्योंकि तुम रिवार्ड के चक्करों में थी, जिससे याना को गुस्सा आ जाता है। कहने लगी कि जो मेरा नहीं है तो भला मैं उसे लेने की एक्सपेक्टेशंस भी क्यों रखूं। तब तक ज़ियाओरान आगे आते हुए कहने लगा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और तुमने जो किया है वो सच में ही हमारे होटल की रेपुटेशन के लिए बेनिफिशियल था। मैं इसका तुम्हें रिवार्ड देना चाहता हूँ, वो भी 2 लाख युआन। और हाँ, अब से तुम्हें कॉमन रूम्स की सफाई करने की जरूरत नहीं, बल्कि अब से तुम VIP रूम्स की सफाई करोगी, साथ मेरे की भी। इस पर याना तो काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहती है कि बॉस, मैं आगे भी ऐसी मेहनत करती रहूंगी। लेकिन मैनेजर पान को मसला हो रहा था। वो कहने लगा कि बॉस, हम किसी अनएक्सपीरियंस्ड बंदे से VIP रूम्स की सफाई कैसे करवा सकते हैं। जिस पर ज़ियाओरान कहने लगा कि तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि कौन एक्सपीरियंस्ड है और कौन अनएक्सपीरियंस्ड, और तुम्हें किसी का बोनस छीनने का राइट किसने दिया। जिस काम के लिए तुम्हें रखा गया है बेहतर होगा कि तुम उसी पर ही ध्यान दो। यहाँ मैनेजर पान भी शर्मिंदा हो गया था और ज़ियाओरान वहाँ से जाने लगा। इसी दौरान असिस्टेंट लियाओ ने बताया कि बॉस, आज आपको घर भी जाना होगा क्योंकि मिस जूशी आपके घर शिफ्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट सीन में जूशी को दिखाया गया जो कि एक ओल्ड सर्वेंट वांगमा से कहने लगी कि तुम आकर मेरे जूते बदल दो, और वो इसके पास आकर इसके जूतों को बदलने की कोशिश करती है। तभी इसने उनको धक्का दे दिया कि ये तुम मेरे जूते बदल रही हो या फिर मुझे चोट पहुंचा रही थी। अगर तुम इस तरह से काम करती रही ना तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। तब तक ज़ियाओरान भी पहुंच आया था। उसने जूशी की ये हरकत देख ली और कहने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो। फौरन से जाकर वांगमा को उठाया। जूशी को डांटते हुए कहने लगा कि मैं बच्चा था जब वांगमा हमारे घर आई, तब से लेकर अब तक मैंने कभी इनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे इतना रूडली पेश आने की। वांगमा वहाँ से चली जाती है ये कहकर कि मैं ठीक हूँ, और जूशी कहने लगी कि तुमने देखा नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। खैर, मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रही थी कि मुझे देखकर बताओ मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। ज़ियाओरान को अभी भी उस पर गुस्सा था। वो कहता है कि बाहर से खूबसूरत होने का क्या फायदा जब इंसान अंदर से ही बदसूरत हो। अभी भी उसने ज़ियाओरान को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो बोला कि मुझे कंपनी में कुछ जरूरी काम है
है और फिर उसके साथ डिनर किए बगैर वहाँ से वापस चला गया। नेक्स्ट सीन में याना को दिखाया गया जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कॉल करती है और उनको जल्दी जल्दी से खुशखबरी दी कि मुझे 2 लाख युआन का बोनस मिला है, मैं ये सारी अमाउंट आपको सेंड करने वाली हूँ, सबसे पहले घर को रिन्यू करवाना। जबकि ग्रैंडपा बोले कि बेटा तुम ये अमाउंट अपने पास रख लो ना, तुम्हें शहर गए ज्यादा दिन भी नहीं हुए, तुम्हें इनकी जरूरत होगी। लेकिन ये बोली कि भला मुझे इतने सारे पैसे किस चीज पर खर्च करने होंगे, आप बस अपना ख्याल रखना, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। आफ्टर दैट वो ज़ियावरान के रूम को साफ करने के लिए उसके रूम में आती है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से वो भी बात लेकर बाहर निकला और इसे देखकर कहने लगा कि तुम इस वक्त यहाँ। याना भी उसे देखकर शॉक्ड हो गई थी, ये कहते हुए कि मुझे तो मैनेजर ने कहा था कि इस वक्त मैं आपके रूम की सफाई कर सकती हूँ क्योंकि आप रूम में नहीं, अगर आप यहाँ पर है तो मैं बाद में आ जाती हूँ। जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में वो गिरने ही वाली थी कि ज़ियावरान ने उसे पकड़ लिया और तभी उसके हाथ ज़ियावरान के चेस्ट पर पड़ जाते हैं। वो बोला कि अब अपने हाथ हटाओगी भी। याना कहती है कि आपके मसल्स तो बिल्कुल पोर्क की तरह चीवी है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं आपको पिग के साथ कंपेयर नहीं कर रही। हाँ, अब उस बातूनी लड़की के साथ क्या ही बहस करता। वो वहाँ से जाने लगा ये कहकर कि तुम रूम की सफाई कर लो। तभी याना ने उसके पीठ पर वो ट्रायंगल का निशान देखा। यहाँ तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी कि क्या उस रात मेरे साथ उस रूम में मेरा बॉस ही था। ज़ियावरान भी उसे ऐसे हैरान परेशान खड़े देखकर कहने लगा कि अब तुम खड़ी क्या हो, तुम यहाँ की सफाई करने के लिए आई थी, करो ना। याना सोच रही थी कि इसने मुझे पहचाना नहीं या फिर ना पहचानने का नाटक कर रहा है, जैसे हमारे बीच में कुछ हुआ ही ना हो। खैर अच्छा ही है कि हम दोनों एक दूसरे को ना पहचानने का नाटक करें, वरना तो मेरे लिए ये जॉब भी करना मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में जूशी को दिखाया गया जो काफी बेचैन हो रही थी क्योंकि उस वक्त के बाद से ज़ियावरान उसे मिलने के लिए नहीं आया। तो वो वांग माँ से कहती है कि आप जल्दी जल्दी से ज़ियावरान के लिए उसका फेवरेट सूप बनाओ, मैं खुद उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस जाऊंगी। दूसरी तरफ याना ज़ियावरान का ऑफिस साफ कर रही होती है और साथ ही साथ उसकी तारीफ कर रही थी कि इतने यंग एज में आपने इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं। तभी असिस्टेंट लियाओ आया जो बॉस को कुछ बताना चाहता था। याना बोली कि मैं बाहर चली जाती हूँ, पर ज़ियावरान बोला कि कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रुको। इधर लियाओ ने बताया कि बॉस आपकी गर्लफ्रेंड अपने हाथों से आपके लिए सूप बनाना चाहती है और वो खुद ही लाने का कह रही थी। याना भी सुनकर हैरान हो गई कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड है। उसे यूँ हैरान होते हुए देखकर ज़ियावरान बोला कि काम के टाइम पर तुम काम पर ध्यान दो ना, बजाय इसके कि बॉस सिंगल है या नहीं। हाँ लियाओ, तुम आगे बताओ। याना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगी कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं, किसी एक लड़की के साथ तो इनका गुजारा होता नहीं। ये बातें इधर ज़ियावरान ने भी सुन ली। पूछने लगा कि क्या मतलब, तुम किसे डांट रही हो, जिस पर उसने फौरन से बात बदल दी कि क्या है ना, वो मुझे अपने गाँव वाला एक लड़का याद आ गया था, एक गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी वो बाहर मुँह मारता फिरता है। ऐसे लड़के ना मुझे रोड पर पड़े हुए कचरे से भी ज्यादा बुरे लगते हैं। ज़ियावरान बोला कि ठीक है, समझ में आता है, पर तुम ये अपने इमोशंस काम पर मत लेकर आया करो, अपना काम करो। दूसरी तरफ जूशी काफी तैयार होकर ज़ियावरान को इम्प्रेस करने के लिए पहुंच आई थी। ऑफिस के डोर पर नॉक करती है, लिया भी उसके लिए डोर ओपन करने लगा। याना सोच रही थी कि ये यकीनन बॉस की गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन इसकी आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। उधर ज़ियावरान ने गुस्से में दरवाजा बंद करने के लिए कहा कि इसे थोड़ी देर वेट करने दो। इससे जूशी भी एम्बेरस हो जाती है, लेकिन खुश हो रही थी कि किसी ने देखा तो नहीं। थोड़ी देर में यहाँ पर मैनेजर पान भी पहुँच आया जो कि उसकी चमचागिरी करना चाह रहा था, ये कहते हुए कि आपके ड्रेसिंग स्टाइल से ही लग रहा है कि आप बॉस की गर्लफ्रेंड होगी। मैं बस ये कहने के लिए आया था कि अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना। जूशी को भी उसकी ये चमचागिरी काफी अच्छी लगी। उसका नेम प्लेट देखकर कहती है कि तुम काफी टैलेंटेड लग रहे हो, तभी तो इतनी यंग एज में तुम यहाँ के मैनेजर बन पाए। मैनेजर पान बोला कि आप बाहर क्यों खड़ी है, डोर पर नॉक करने ही वाला था कि जूशी ने उसे रोक दिया, ये कहते हुए कि मैं ज़ियावरान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, थोड़ी देर के लिए उसे अपना काम करने दो। तभी याना रूम से बाहर आने लगी थी। जूशी ने उसे देख लिया और फिर फौरन से दीवार की तरफ मुंह फेर लेती है ताकि वो इसे ना पहचान पाए। याना ने भी पूरी कोशिश की उसे देखने की, पर नहीं देख पाई। जूशी को गुस्सा आ रहा था कि ये लड़की यहाँ तक कैसे पहुँच आई है, अब इसे कैसे जान छुड़ाऊं। मैनेजर ने बताया कि ये एक विलेजर है, वैसे तो इसकी औकात भी नहीं कि हमारे इतने बड़े होटल में ये काम करे, लेकिन पता नहीं क्यों इसे बॉस ने काम पर रख लिया, और वो भी वीआईपी रूम्स की सफाई के लिए। इधर लिया ने जूशी को अंदर आने के लिए कहा। वो भी जल्दी जल्दी से अंदर आकर ज़ियावरान का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी कि देखो मैं आपके लिए अपने हाथों से सूप बना कर लाई हूँ, लेकिन वो फिर भी इससे सीधे मुंह बात नहीं करता। कहने लगा कि आइंदा अगर तुम्हें कोई बात करनी हो तो डायरेक्टली लिया को कॉल कर देना, मेरी परमिशन के बगैर तुम यहाँ नहीं आ सकती। जूशी ने उसे हक कर दिया कि प्लीज अब मुझे माफ भी कर दो, माना कि मेरा बैकग्राउंड तुम्हारे बैकग्राउंड
बैकग्राउंड से बहुत लो है, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ज़ियाओरान बोला कि बात बैकग्राउंड की नहीं, बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। सच कहूँ ना तो तुम हमारी न्यू वेटर की भी बराबर नहीं। जोशी को उसकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पूछने लगी कि तुम उस सफाई वाली की बात कर रहे थे जो अभी अभी यहाँ से बाहर गई? तो ये बोला कि हाँ, मैं उसी की ही बात कर रहा हूँ। वो गाँव से आई है, लेकिन ना तो ज्यादा हम्बल बनती है और ना ही ज्यादा एरोगेंट। तुम्हें भी उससे कुछ सीखना चाहिए और दोबारा प्लीज मेरे ऑफिस में मत आना, अब जाओ यहाँ से। इसके बाद जब वो बाहर आई तो मैनेजर पान अभी भी खड़ा उसका वेट कर रहा था। जोशी कहने लगी कि तुम मेरे लिए इस लड़की याना पर नजर रखना, और फिर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में लियाओ ज़ियाओरान से कह रहा था कि बॉस, ये नई वेट्रेस याना पता नहीं क्यों आपको देखकर अजीब अजीब से फेसेस बनाती है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये आपको लाइक नहीं करती। ज़ियाओरान ने भी जब याना को देखा तो लियाओ की बात बिल्कुल सच थी, लेकिन वो कहने लगा कि नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, हो सकता है कि ये लड़की हंसती ही ना हो। तभी याना अपने सीनियर चेन्यू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक बड़ी स्माइल के साथ उसे हेलो हाई किया। कहने लगी कि तुम यहाँ बिजनेस ट्रिप पर आए हो ना, तो क्यों ना हमारे इस होटल में रुक जाओ। और वो बोला कि तुम कितनी पतली हो गई हो, काफी टाइम से हमारी मुलाकात नहीं हुई। इधर लियाओ कहने लगा कि बॉस, मुझे तो लगता है कि ये सच में आपको पसंद नहीं करती, जिस पर ज़ियाओरान को भी गुस्सा आ गया। इसके बाद वो याना के पास आते हुए कहने लगा कि ये कौन है, तुमने इसके बारे में कुछ बताया नहीं। वो भी खुशी खुशी से बताने लगी कि ये मेरे कॉलेज का सीनियर चेन्यू है और इसने हमारे पूरे गांव में टॉप किया था। उसे जेलस करने के लिए ज़ियाओरान ने भी अपना इंट्रोडक्शन करवाया और बताया कि मैं हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुआ हूँ। याना पूछने लगी कि सीनियर, ये हार्वर्ड क्या है? उसने बताया कि ये यूएस में एक टॉप यूनिवर्सिटी है। इस पर भी याना उसे अप्रिशिएट कर रही थी कि वाओ, आपको तो सब चीजों के बारे में पता है, आप कितने टैलेंटेड हो। ज़ियाओरान बेचारा तो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। याना कहने लगी कि सीनियर, क्यों ना हम दोनों साथ में शॉपिंग करने के लिए चले, मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए फोन लेना है। बॉस, क्या मैं हाफ डे की छुट्टी ले सकती हूँ? ज़ियाओरान बोला कि क्या पहले आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि आप दोनों का रिलेशनशिप क्या है? चेन्यू ने बताया कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, साथ ही पले बड़े। अब तो ज़ियाओरान उन दोनों को साथ में बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहता। उसने बहाना कर दिया कि तुम्हें छुट्टी देना मेरा काम नहीं, लेकिन फिर भी वो सीनियर का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई कि जो भी होगा देखा जाएगा, वैसे भी मैं सारा काम कर चुकी हूँ। उनके जाने के बाद ज़ियाओरान असिस्टेंट से पूछने लगा कि क्या तुम्हें लगता है कि इन दोनों के बीच में भाई बहन वाली दोस्ती होगी? जिस पर लियाओ कहने लगा कि मुझे तो लगता है कि इन दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली फ्रेंडशिप है। उसकी इस बात ने तो ज़ियाओरान को और भी जेलस कर दिया और कहने लगा कि खड़े क्या हो, जाकर मेरी गाड़ी तैयार करवाओ। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओरान मॉल में आ पहुंचा था। लियाओ पूछने लगा कि बॉस, हम तो मीटिंग पर जाने वाले थे ना, तो फिर आप इस मॉल में क्यों आ गए हैं? और ज़ियाओरान बोला कि मेरा मॉल है, मेरी मर्जी, मैं जब भी इसे विजिट करूं। असल में तो वो यहाँ याना और चेन्यू को देखने के लिए आया था। आखिरकार उन दोनों को साथ में देख भी लेता है, जो मजे मजे से बातें कर रहे थे। तो वो लियाओ से कहने लगा कि क्या हमारा मॉल रोमांस के लिए बना हुआ है? लियाओ कहता है कि बॉस, हमने तो अपने मॉल में डेटिंग करने से कभी भी मना नहीं किया। इस पर अब बेचारा ज़ियाओरान उसे क्या ही कहता। इधर चलते चलते अचानक से ही याना का जूता टूट गया था। तो चेन्यू बोला कि तुम यहीं पर बैठकर मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए और जूते खरीद कर ले आता हूँ। ज़ियाओरान ने भी उसे टूटे हुए जूते के साथ देख लिया था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है। वही बैठे बैठे ही याना को एक पेयर ऑफ सैंडल काफी पसंद आया, तो वो उसके करीब जाकर उसे देखने लगती है। लेकिन इधर शॉप लेडी ने उसे डांट दिया कि ये शूज बहुत ही एक्सपेंसिव है, तुम्हारी औकात नहीं इसे खरीदने की, वैसे भी तुम देखने से ही काफी गरीब लग रही हो, अगर तुम इसे देखना चाहती हो तो दूर से देखो, शीशे को हाथ मत लगाओ। इससे पहले कि याना उसे कुछ कहती, तभी ज़ियाओरान आगे आते हुए कहने लगा कि किसने कहा ये लड़की यहाँ से कुछ नहीं ले सकती। उसका हाथ पकड़कर शॉप के अंदर ले जाता है, उसे बिठाकर फिर वही वाले शूज लाकर उसे पहनाने लगा था। याना बोली कि बॉस, ये बहुत एक्सपेंसिव है, प्लीज मैं इनको नहीं लेना चाहती। जबकि ज़ियाओरान बोला कि तुमने ही तो कहा था कि सब लोग एक जैसे होते हैं, लोगों में कोई लेवल्स नहीं होते, फिर अगर मैं तुम्हें ये जूते दिला रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं ले सकती। तब तक चेन्यू भी शूज ले आया था, लेकिन इतने महंगे वाले जूते उसके पाँव में देखकर वो ये सस्ते वाले शूज को छुपा लेता है। याना ने उसे देखकर बहाना कर दिया कि ये वाले शूज मुझे चुभ रहे हैं। चेन्यू कहने लगा कि फिर तुम ये वाले शूज ट्राई कर लो, ये बहुत कंफर्टेबल हैं। ज़ियाओरान से भी ये कैसे बर्दाश्त होता कि याना उसके जूतों को रिजेक्ट करके चेन्यू के लाए हुए जूतों को ले ले। इसलिए उसने याना के लिए पूरा रो ही पैक करवा दिया, क्योंकि कोई ना कोई जूते तो उसे फिट आ ही जाएंगे। चाहे वो मना करती रही, लेकिन इसके बावजूद भी ज़ियाओरान नहीं माना। इधर शॉप लेडी खुश हो रही थी कि मेरे इस मंथ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, जबकि ज़ियाओरान कहने लगा कि क्या तुम्हें अभी तक तुम्हारे फायर होने का नोटिस नहीं मिला। तभी लियाओ ने बताया
बताया कि मिस्टर ज़ियाउरान इस मॉल के ऑनर है, हमने आपके ब्रांड से कांटेक्ट कर लिया था, आपके बिहेवियर की वजह से आपको इसी वक्त फायर किया जाता है, उसका नेम प्लेट भी उतार दिया। इसके बाद याना खुश होकर ये सब कुछ चन्यू को दिखा रही थी कि मेरे लिए ये सब बॉस ने लिया, और अचानक से उसे एक सवाल याद आया। ज़ियाउरान से पूछने लगी कि बॉस आप तो बिजी थे ना, तो फिर यहाँ कैसे आए? जिस पर उसने भी बहाना लगा दिया कि मैं तो बस यहाँ से मीटिंग के लिए गुजर रहा था और मेरी नजर तुम लोगों पर पड़ गई। जिसके बाद याना बोली कि ठीक है, आप फिर अपनी मीटिंग पर जाए, और चन्यू को साथ ले जाने लगी कि चलो हम कुछ खाते हैं। ज़ियाउरान को समझ नहीं आती कि आखिर ये लड़की मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही है, और यही तो वजह थी जो वो इसके इतना करीब आ रहा है। उधर चन्यू पूछ रहा था कि बॉस ने तुम्हें इतना कुछ लेकर दिया, कहीं वो तुम्हें लाइक तो नहीं करते? जिस पर ये बोली कि तुम पागल हो गए हो क्या, उनकी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में ज़ियाउरान अपने फ्रेंड जाओजाओ के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, जिस पर वो पूछने लगा कि भाई आज तुझे क्या हो गया, इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहा है? जिसका वो बिल्कुल भी सीधे मुंह से जवाब नहीं देता। जाओजाओ समझ चुका था कि भाई ड्रंक हो चुका है, तो उसे उठाते हुए यहाँ से ले जाने लगा। तब तक यहाँ पर याना पहुँच आई बॉस से मिलने के लिए। उसे देखकर जाओजाओ ने ज़ियाउरान को उसके हवाले कर दिया कि प्लीज इसे सेफली घर ले जाना, मुझे देर हो रही है, और फिर जल्दी जल्दी में वहाँ से चला गया। याना बता रही थी कि बॉस आपने मेरे लिए इतने सारे शूज लिए, तो इसके फेवर में मैं आपके लिए ये एग्स लेकर आई हूँ जो कि स्पेशली मेरे गांव से आए हैं। इसी दौरान ज़ियाउरान सोफे पर गिर जाता है। याना भी उसके ऊपर गिर पड़ी थी और बाय मिस्टेक उसे किस कर देती है। ज़ियाउरान वैसे भी ड्रंक था, और कुछ तो याना के लिए उसके दिल में नई नई फीलिंग्स जगी थी, तो वो भी आगे से इसे किस करने स्टार्ट कर देता है। याना उसे समझाने लगी कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, आपने मुझे गलत समझ लिया है। ज़ियाउरान उसकी बात नहीं सुन रहा था, तो मजबूरन ही उसने इसे अंडे से दे मारा। फिर फौरन से खुद को छुड़ाकर सॉरी करते हुए वहाँ से भाग निकली कि मैं आपके असिस्टेंट को बुला देती हूँ। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। जोशी ज़ियाउरान से नाश्ता करने के लिए कह रही थी कि ये सब कुछ मैंने आपके लिए बनवाया है, पर वो बोला कि मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। दूसरी तरफ से ली बाओ कहने लगा कि बॉस ये सभी डिशेस उन एग से बने हैं जो कि याना आपके लिए लाई थी, क्या आप इसे टेस्ट नहीं करना चाहेंगे? जो सुनकर तो अब वो भी टेस्ट करने के लिए आ पहुंचा था। एग्स का टेस्ट तो उसे वाकई में ही काफी पसंद आया, लेकिन इसके बाद भी वो जोशी से कोई बात नहीं करता और वहाँ से ऑफिस के लिए निकल पड़ा। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है, जिस एलिवेटर में ज़ियाउरान था अचानक से याना भी उसमें आ जाती है, क्योंकि ज़ियाउरान ने ही उसे अंदर आने की परमिशन दी। इसी दौरान उसके फोरहेड पर निशान देखकर ली बाओ कहने लगा कि बॉस आपको मारने की हिम्मत किसने की? अगर आप मुझे नहीं बता रहे तो मैं सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देख लूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने आपको मारा। इधर याना को भी दिल ही दिल में डर लग रहा होता है कि कहीं बॉस इसे मेरा नाम ही ना ले दे। एलिवेटर से बाहर आकर कहने लगी कि बॉस आपको जिसने भी एग से हिट किया है इसमें इतना भी बुरा कुछ नहीं, क्योंकि अंडा लगाने से स्किन ग्लो करती है। ज़ियाउरान भी तंज करते हुए कहता है कि हाँ, आज जब मैं सुबह उठा तो मुझे अपनी स्किन ज्यादा ग्लोइंग लगी। क्यों ली बाओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? याना तो इस बात को भी सच समझ बैठी थी, कहने लगी कि क्यों ना हो, आखिर ये हमारे गाँव के देसी अंडे हैं, कोई शहर के फार्मी अंडे तो नहीं। बदले में ज़ियाउरान बोला कि अगर तुम्हारे गाँव के अंडे इतने ही अच्छे हैं तो फिर आज से हम अपने सभी होटल्स के लिए तुम्हारे गाँव से अंडे लेकर आएंगे। ली बाओ ने जब उसे अपने होटल्स के बारे में बताया तो वो काफी सारे थे और मिल मिलाकर इसके कुछ 5 मिलियन पर मंथ बन जाते हैं। ये सुनकर तो याना काफी ज्यादा खुश हो गई कि फिर तो मेरे गांव के लोगों को शहर जाकर जॉब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। खुशी में उसने ज़ियाउरान का शुक्रिया अदा किया, ये कहकर कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। नेक्स्ट सीन में याना ने अपने गाँव से एग्स ऑर्डर करवा दिए थे, जबकि मैनेजर पान आज बदले हुए सप्लायर्स को देखकर दिल ही दिल में कह रहा था कि जब से ये गाँव वाली लड़की आई है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं अब ये कौन सा खेल खेल रही है। दूसरी तरफ होटल में ज़ियाउरान की मॉम पहुंच आई थी। ड्राइवर पूछने लगा कि मैडम क्या मैं बॉस को इन्फॉर्म कर दूं कि आप यहाँ पर आई हैं उनसे मिलने के लिए? तो मॉम बोली कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी हम दोनों डिनर साथ में करेंगे। आफ्टर दैट जब वो होटल इंटर हुई तो मैनेजर पान से कहने लगी कि क्या प्लीज आप मेरे लिए एलिवेटर का बटन दबा देंगे, मैं प्रेसिडेंट के रूम में जाना चाहती हूँ। वो तो उल्टा इन्हें बातें सुनाने लगा कि आंटी आप जैसे लोगों को भला हम अपने प्रेसिडेंट के रूम में क्यों जाने देने लगे, मार्केट से सब्जी लेकर सीधा सीधा यहाँ आ गई हैं क्या? हुलिया देखा है आपने अपना, मॉम को तो बात करने का मौका ही नहीं दे रहा था और अपने वेटर को बताया कि इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। तब तक याना ने भी इन्हें देख लिया था और वो जल्दी से इनके पास आ पहुँची। अपना इंट्रोडक्शन करवाने के बाद कहती है कि चलो मैं आपको प्रेसिडेंट के रूम तक छोड़ देती हूँ। उनके साथ उनका सामान भी उठा लिया। चलते चलते मॉम ने उससे सवाल किया कि तुम्हें मेरा हुलिया देखकर डर नहीं लगा कि हो सकता है मैं तुम्हारे होटल में रह भी लूं और फिर भी पैसे ना दूं? जिस पर उसने जवाब दिया कि मैं गांव से आई हूं इसलिए मेरा हुलिया
शुक्रिया देखकर लोग मुझे बुली करते हैं, पर मैं उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहती। उसका ये जवाब मॉम को काफी पसंद आया। वो कहती है कि तुम्हारी पोस्ट क्लीनर की नहीं बल्कि बड़ी पोस्ट होनी चाहिए। तब तक मैनेजर पान पहुंच आया, जो इसे डांटना शुरू कर देता है कि तुम उसे उठाकर अंदर क्यों ले आई हो। एक तो तुम भी ना गाँव से आई हुई हो, किसी चीज का तुम्हें पता नहीं चलता। अब ऐसे किसी एरे गैरे को हम अपने बॉस से मिलने थोड़ी ना दे सकते हैं। मैं तुम्हारी अपने बॉस से शिकायत लगाऊंगा। जिस पर मॉम बोली कि ठीक है, जाओ लगा दो शिकायत, मैं भी देखती हूँ कि मेरे बारे में सुनने के बाद वो क्या कहता है। इन दोनों के बीच में बहस चल ही रही थी कि तब तक ज़ियाओरान पहुँच आया। उसे देखकर मैनेजर पान फौरन से याना की शिकायत लगाने लगा कि इसे तो देखो जरा, किसी भी अजीबोगरीब सी औरत को उठाकर यहाँ तक ले आई है, ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं, आपको इसे फायर कर देना चाहिए। जबकि ज़ियाओरान बोला कि मॉम, आप यहाँ आने से पहले आपने मुझे बताया क्यों नहीं। ये सुनकर तो मैनेजर पान और याना दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। मैनेजर पान फौरन से माफी मांगने लगा कि मैडम, आपने अपना हुलिया इतना सिंपल रखा हुआ था कि मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। आपने पहले अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं बताई। और वो बोली कि अगर मैं पहले से ही बता देती तो मुझे तुम्हारा असल चेहरा कैसे दिखता। ज़ियाओरान कहने लगा कि ये पहली बार नहीं, तुम पहले भी ऐसी गलतियाँ कर चुके हो। अभी के अभी जाकर अपना रिजाइनेशन लेटर सबमिट करवाओ। ये सुनकर तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया और मॉम के सामने भीख मांगने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर आइंदा मैंने ऐसी कोई गलती की तो आप मेरी टांगे तोड़ देना। आखिरकार वो इसे माफ कर देती हैं और यहाँ से जाने के लिए कहा। आफ्टर दैट वो ज़ियाओरान से याना के बारे में बात करने लगी कि ये इतनी समझदार लड़की है और इसे तुम्हारे होटल के बारे में सब कुछ पता है। इसका काम यहाँ के रूम्स की सफाई करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे तो होटल का डिप्टी मैनेजर होना चाहिए। जो सुनकर ज़ियाओरान भी कहने लगा कि फिर ऐसा ही सही। याना, आज से तुम यहाँ की डिप्टी मैनेजर हो, जिसकी वजह से उसकी सैलरी भी बढ़ गई थी और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दोनों का शुक्रिया अदा किया। जबकि मॉम बोली कि सिर्फ थैंक यू से क्या होगा। उसे आगे पुश करते हुए कहने लगी कि तुम्हें बॉस को ट्रीट देनी चाहिए। असल में याना उनको अपने बेटे के लिए पसंद आ गई थी। वो बहाना लगा देती है कि बॉस अपने जरूरी कामों में बिजी होंगे। जबकि ज़ियाओरान कहने लगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों साथ में लंच कर सकते हैं। इसके बाद लंच का सीन दिखाया गया। मेन्यू इंग्लिश में होता है, जो कि याना को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो ज़ियाओरान कहने लगा कि इसे रख दो, तुम्हें जो खाना है बस वो बताओ। इस पर उसने एक चाइनीज डिश बताई जो कि फ्रेंच रेस्टोरेंट में कहाँ मिलने वाली थी। तो ज़ियाओरान ने उसे बहाने से अपना कुछ लेने के लिए भेज दिया। उसके जाने के बाद इधर वेटर को अपना कार्ड दे दिया कि मैं नहीं जानता तुम लोग इस चाइनीज डिश को कैसे बनाते हो, लेकिन मुझे हर हाल में ये डिश चाहिए। कुछ देर के बाद वो डिश बनकर याना के सामने रख दी गई थी, जिसे वो टेस्ट करती है और फिर तारीफ करने लगी कि बॉस, ये वाली डिश तो मैंने बहुत बार ट्राई की है, लेकिन सच्ची यहाँ तो बहुत टेस्टी है। अब उसे क्या पता था कि उसके बॉस ने उसके लिए स्पेशल बनवाई, तो टेस्टी क्यों ना हो। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओरान अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ बिजी होता है। तभी ली बाओ को जूशी की कॉल आई, जो कि उसके बारे में पूछ रही थी। जब ली बाओ ने बताया कि बॉस फिलहाल बिजी हैं, तो वो इस पर गुस्सा करने लगी कि तुम मुझे किसी बिजनेस क्लाइंट की तरह डील कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे बॉस की होने वाली वाइफ हूँ। तभी ज़ियाओरान ने उसके हाथ से फोन लेकर जूशी को सुनाना शुरू कर दिया कि ली बाओ मेरा असिस्टेंट है, कोई तुम्हारा काम करने के लिए वो यहाँ नहीं आता, इसलिए दोबारा तुम इसे भी कॉल मत करना। उसके डांटने से इधर जूशी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपना फोन नीचे फेंक देती है, लेकिन सिर्फ गुस्सा करने से क्या होगा, उसे कुछ न कुछ और सोचना था। तभी उसे मैनेजर पान याद आया, तो फोन वापस लेकर जल्दी से उसे अपने साथ कॉफी के लिए इनवाइट कर दिया। नेक्स्ट सीन में जाओ जाओ ज़ियाओरान के पास आकर कह रहा था कि भाई, मुझे आज रात के लिए तेरा हॉल चाहिए। असल में अचानक से ही डैड के यूएस से कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं। अब इतनी जल्दी में तो हमें और कोई हॉल भी नहीं मिल सकता। तू मेरा बचपन का दोस्त है, तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। इधर ज़ियाओरान बोला कि अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। जिसके बाद उसने ली बाओ को अरेंजमेंट करने के लिए कहा। दूसरी तरफ मैनेजर पान भी जूशी से मिलने के लिए आया था। यहाँ वो याना की बुराइयां कर रहा था कि जब से होटल में वो लड़की आई है, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और अब तो वो डिप्टी मैनेजर भी बन गई। जूशी भी तो सिर्फ उसे भटकाना चाह रही थी। वो कहती है कि तुम्हें मैनेजर बनने में 5 साल बन गए और वो सिर्फ 2 महीनों में ही डिप्टी मैनेजर बन गई। मेरे ख्याल से तो कुछ टाइम के बाद वो तुम्हारी पोजीशन भी ले लेगी, या फिर तुम्हें जल्द से जल्द उसे यहाँ से निकालना चाहिए। मैनेजर पान बोला कि आप फिक्र नहीं करो, मैं समझ गया हूँ कि मुझे उसके साथ क्या करना है। और वैसे भी आज शाम को हमारे हॉल में स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, देखना मैं उसकी कैसी बेइज्जती करता हूँ। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि जूशी चाहती थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।
हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम जोशी को देखते हैं जो कि सबको बताए बगैर वो भी इस इवेंट में शामिल होने के लिए आ जाती है। इसी दौरान उसे चेन्यू की कॉल आई जो इसे कह रहा था कि मैं तुम्हारे शहर में बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ, अब तुम और याना यहाँ पर हो तो क्यों ना हम साथ में डिनर कर लें। लेकिन ये बोली कि फिलहाल तो सब्र रखो, क्या पता याना इस डिनर को करने के मूड में ना हो, जो कहकर वो कॉल भी काट देती है। थोड़ी देर में गेस्ट भी आ चुके थे और ज़ियाओरान याना को अपने पास बुलाकर उसे कह रहा था कि देखो कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि गेस्ट आ चुके हैं। इस पर याना ने बताया कि आप फिक्र नहीं करें, मैंने स्टार्ट से लेकर आखिर तक डांस परफॉर्मेंस और सिंगिंग परफॉर्मेंस अरेंज करवाई हुई है, आप बस पीसफुली इसे एंजॉय करना। इसी दौरान ज़ियाओरान को खबर आई कि बॉस, जिस एक्टर ने स्टार्ट में सिंगिंग करनी थी उसे होटल का खाना खा लेने के बाद अचानक से स्टमक एक होने लगा। असल में ये काम मैनेजर पान का था, लेकिन उल्टा वो याना को डांटने लगा कि बॉस देखा आपने, ये खाना इसके गांव से आया था, मैं तो पहले ही कह रहा था कि इसके होते हुए तो कोई न कोई गड़बड़ जरूर होगी। ज़ियाओरान ने लिया को जल्दी से कोई और सिंगर अरेंज करने के लिए कहा कि पैसों की परवाह बिल्कुल भी मत करना। जाओ जाओ को जब इस बारे में पता चला तो वो कहता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, इतनी जल्दी कौन मिलेगा। आखिरकार याना बोली कि मैं सिंगिंग कर सकती हूँ, अपने गांव में भी किया करती थी, अगर आप लोग मुझे मौका दे तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। लेकिन इस पर भी मैनेजर पान ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि तुमने इतनी हाई फाई जगह को भी अपना गाँव समझ लिया है क्या, और वैसे भी तुम्हें सिंगिंग करवाने का रिस्क कौन लेना चाहेगा। इधर ज़ियाओरान कहने लगा कि मैं ये रिस्क ले सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में सभी गेस्ट परफॉर्मेंस का वेट कर रहे थे, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस स्टार्ट नहीं हुई। इधर जाओ जाओ उनको संभाल रहा होता है कि बस थोड़ा सा सब्र, कुछ ही मिनट्स में ये परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ वो ज़ियाओरान का सर कपा रहा था कि यार जल्दी करना, वो लड़की याना अभी तक आई क्यों नहीं, अगर ये गेस्ट नाराज हो गए ना तो मेरे डैड का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैनेजर पान बोला कि बॉस मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि वो लड़की भरोसे के काबिल बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि याना एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर सबके सामने आ जाती है। पहली नजर में ही सब उसके दीवाने हो जाते हैं। जाओ जाओ बोला कि भाई इतनी प्यारी लड़की को तुमने मुझसे छुपा कर रखा था, आखिर ये है कौन। जिस पर ज़ियाओरान ने बताया कि उल्लू के पट्टे ये याना ही तो है। आफ्टर दैट याना अपनी सिंगिंग की परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है जो कि सभी गेस्ट को बहुत ज्यादा पसंद आई और आखिर में सभी लोग खड़े होकर उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। जोशी तो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है, मैनेजर पान भी उसके पीछे पीछे चल दिया। इधर ज़ियाओरान को भी फाइनली रियलाइज हो जाता है कि उसे याना से प्यार हो चुका। उसका हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे ले आया, अपने साथ बिठा दिया। याना पूछने लगी कि बॉस मैंने आपको एम्बेरस तो नहीं किया ना, जिस पर ज़ियाओरान उसकी तारीफ करने लगा कि मैंने तो पहले तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें लॉबी मैनेजर की प्रमोशन देता हूँ, और सिर्फ यही नहीं बल्कि 2 लाख युआन का इनाम भी। जो सुनकर तो याना बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उसका शुक्रिया अदा करने लगी। जाओ जाओ भी जल्दी से आकर उसे डिनर की ट्रीट देना चाह रहा था, ये कहकर कि आज तुमने मेरी बहुत मदद की। लेकिन याना बोली कि नहीं, आज मेरी पहले से ही अपॉइंटमेंट है उसके साथ जिसने मेरी बहुत मदद की। ज़ियाओरान सोच रहा था कि यकीनन वो मेरा ही नाम लेगी, इवन कि उसने लिया उसे कहकर अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी कैंसिल करवा दी। लेकिन याना ने तो अपने सीनियर चेन्यू का नाम लिया और दौड़ते हुए उसके पास चली गई कि मेरी प्रमोशन हो गई है तो चलो हम साथ में डिनर करें। बेचारा ज़ियाओरान तो मुंह देखता रह गया। जाओ जाओ बोला कि भाई तो और मैं तो एक कश्ती में सवार है, चल हम दोनों साथ में डिनर कर ले। लेकिन ये कहता है कि पागल है क्या, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जोशी मैनेजर पान को डांट रही थी कि बजाय उस लड़की को सबके सामने एम्बेरस करने के, तुम्हारी वजह से सब उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। और वो बोला कि मैडम मुझे क्या पता था कि उसे सिंगिंग करना आता होगा। इसी दौरान उसने चेन्यू और याना को साथ में जाते हुए देखा तो वो समझ गई कि आगे मुझे क्या करना है। इसके बाद वो इन दोनों के पास आती है, ये दोनों भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। जोशी उसकी तारीफ करने लगी कि तुम तो कितनी प्यारी लग रही हो, है ना चेन्यू, तुम्हें क्या लगता है, जबकि वो तो शर्मा रहा था। याना बोली कि ऐसा भी कुछ नहीं है, असल में मैंने अभी तक अपना मेकअप रिमूव नहीं किया ना। वैसे मैं तुम्हें ये बता रही थी कि मुझे प्रमोशन मिल गई, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। फिर जल्दी जल्दी से उसे एक ब्रेसलेट पहना दिया। चेन्यू कहने लगा कि याना तुम्हें आइसक्रीम पसंद है ना, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं तुम दोनों के लिए जल्दी से आइसक्रीम लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद जोशी याना को बता रही थी कि मुझे लगता है चेन्यू तुम्हें लाइक करने लगा है, वरना तो वो तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों करता। जबकि वो बोली कि नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि वो तो हमेशा से ही केयरिंग है। जोशी उसे किसी भी तरह मनाने की कोशिश कर रही थी कि तुम खुश नहीं, तुम्हें इतना अच्छा लड़का मिल
रहा है। हमारे गाँव में कितनी सारी लड़कियां हैं जो कि उससे शादी करने का ख्वाब देखती हैं, और फिर मुझे ही देख लो, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे सारे खर्चे उठा रहा है, ये सब कुछ मुझे उसने लेकर दिया। फिर तुम भी ऐसी मजे वाली जिंदगी गुजारोगी, रोज रोज होटल में ख्वार तो नहीं होगी ना। याना बोली कि नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती, और अब तो वैसे भी मुझे प्रमोशन मिल गई है। खैर, तुमने अभी तक अपने बॉयफ्रेंड को हमसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, आज तो चेन्यू भी यहीं पर है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुला लो ना। अब वो ज़्यावरान को इन दोनों से कैसे मिलाती, तो उसने बहाना कर दिया कि वो बिजी है, असल में वो टाउन का रिच मैन है ना, तो हर वक्त बिजी रहता है। वैसे भी उसे गाँव के लोग कुछ खास पसंद नहीं, इसलिए भी नहीं आना चाहेगा। याना बोली कि देखो, तुम दोनों शादी करने वाले हो, तो क्या शादी के बाद तुम उसे अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए नहीं लेकर जाओगी? प्लीज उसे अच्छे से जान लो, कहीं वो तुम्हें बेवकूफ ना बना रहा हो। इस बात पर तो जोशी उससे गुस्सा हो गई कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम समझती हो कि कोई भी मुझे आसानी से बेवकूफ बना सकता है? तब तक चेन्यू भी पहुंच आया और पूछने लगा कि क्या हुआ, इतनी मुश्किल से तो हम तीनों मिले थे, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? याना तो उसके भले की बात कर रही थी, लेकिन जोशी इन दोनों के साथ ही अपनी फ्रेंडशिप खत्म करके वहाँ से चली गई। इधर याना बोली कि देखा तुमने, ये खामखा मुझसे ऐसे गुस्सा हो गई, जबकि मैं तो इसके भले के लिए कह रही थी। इसको अपना ख्याल रखना तक नहीं आता, इसे ये लगता है कि सारी दुनिया ही अच्छी है। देखो ना जरा, अपना फोन तक भूल गई। इसे तो मेरी कोई परवाह नहीं, पर मुझे तो इसकी परवाह है ना। फिर फोन उठाकर उसके पीछे जाने लगी। चेन्यू ने बताया कि बाद में दे देंगे, तो ये बोली कि नहीं, अभी देना जरूरी है, और फिर टैक्सी में उसका पीछा करने लगी। आखिरकार वो अपने टाउन में इंटर हो जाती है, पर इन दोनों को सिक्योरिटी गार्ड ने गेट पर ही रोक दिया था। याना ने बताया भी कि मेरी फ्रेंड का फोन रह गया है, मैं उसे लौटाने के लिए आई हूँ, लेकिन इसे उसके घर की कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए गार्ड जाने नहीं दे रहा था। तब तक यहाँ पर ज़्यावरान की गाड़ी पहुँच आई और लियाओ इसे पूछने लगा कि मिस याना, आप यहाँ? याना ने ज़्यावरान को पूरी बात बताई, तो वो बोला कि अभी तो काफी देर हो चुकी, इस वक्त मैं सिर्फ एक ही पर्सन को अंदर ले जा सकता हूँ, क्योंकि वो चेन्यू को इसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन चेन्यू खुद ही कह देता है कि याना, तुम अंदर जाकर फोन दे आओ, तब तक मैं यहीं पर खड़ा तुम्हारा वेट कर लेता हूँ। जिसके बाद याना उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। इसी दौरान ज़्यावरान ने उसकी फ्रेंड का नाम पूछा, तो वो बोली कि उसका नाम जू फनमी है, क्या आप उसे जानते हो? अब ये तो उसका पुराना नाम था, जो कि ज़्यावरान को नहीं पता था, इसलिए याना बोली कि ऐसे तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, मैं उसका फोन सिक्योरिटी गार्ड को दे देती हूँ। लेकिन इधर ज़्यावरान उसे रोकना चाहता था। वो कहने लगा कि वांगमा की तबीयत काफी खराब है, क्या तुम आज घर की सफाई करने में मेरी मदद कर दोगी? याना बोली, पर ये मेरा काम नहीं, और आपका घर तो बहुत बड़ा होगा। जबकि ज़्यावरान ने उसे 1 घंटे के लिए 20,000 युवान ऑफर किए, तो याना कैसे ना मानती। वो चेन्यू को भी कॉल करके बता देती है कि तुम जा सकते हो, हम बाद में कभी मिल लेंगे। ज़्यावरान तो चाहता ही यही था। दूसरी तरफ जोशी अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है कि पता नहीं वो खुद को समझती क्या है, तुम क्या जानो कि मैं कौन सी ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजार रही हूँ, और तुम्हारा ये 2 टके का ब्रेसलेट मेरे किस काम का? जो कहने के बाद उसने ब्रेसलेट नीचे फेंक दिया। कुछ देर के बाद वो दोनों भी घर में इंटर हो जाते हैं। याना बोली कि अरे बॉस, आपका घर तो साफ सुथरा है, इसे साफ करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ज़्यावरान कहता है कि चलो फिर तुम जल्दी से सफाई कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लूं। इसी दौरान याना ने वो ब्रेसलेट पड़ा हुआ देखा, तो उसे उठाकर सोचने लगी कि ऐसा सेम ब्रेसलेट तो मैंने जू फनमी को दिया था, लेकिन फिर ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि ये यकीनन किसी और का होगा। वांगमा भी उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच आई थी, जिन्हें देखकर वो बोली कि आपकी तबीयत नहीं ठीक, तो आपको आराम करना चाहिए। जबकि वांगमा को तो अपनी तबीयत के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तभी जोशी उनको गुस्से में आवाज देकर कहती है कि वांगमा, मेरी कॉफी अभी तक क्यों नहीं पहुंची? जो सुनकर वो याना से कहने लगी कि बस मैडम जी की आवाज मुझे डरा देती है। याना ने उनके हाथ से कॉफी ले ली थी कि मुझे दे दे, मैं उनको दे आती हूँ। दूसरी तरफ जोशी ज़्यावरान के लिए तैयार हो रही होती है। याना उसके रूम में इंटर होने से पहले उसे आवाजें लगाती है कि मैडम, मैं आपकी कॉफी ले आई हूँ, क्या आप मुझे बता सकती है कि आपका रूम कौन सा वाला है? जोशी को उसकी ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगी, और फिर जब उसने इसकी एक झलक भी देखी तो फौरन से अपने रूम में छुपने के लिए भाग गई। याना तो फिर भी ढूंढते ढूंढते उसके रूम में इंटर हो जाती है, और अचानक से उसकी नजर जोशी पर पड़ी। लेकिन हम देखते हैं कि उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए मास्क लगा लिया था, इवन के अपनी आवाज भी चेंज कर देती है ताकि याना उसे ना पहचान पाए। जाते जाते याना दोबारा उसके पास आकर पूछने लगी कि जू फनमी, क्या आप इस नाम की लेडी को जानती हो क्या? आपके नाइबर में ही कहीं पर रहती है। और वो बोली कि मुझे कैसे पता होगा, मैं तो घर से बाहर ही नहीं जाती। वापस जाते वक्त याना सोच रही थी कि ये लड़की मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लगी। तभी उसे वांगमा मिली, तो उसने बताया कि घर की सफाई करने की तो जरूरत ही नहीं, पहले से ही इतना साफ पड़ा हुआ है। फिलहाल काफी देर हो चुकी, मुझे घर जाना होगा, आप प्लीज बॉस को बता देना।
जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तब तक ज़्याओरान भी पहुँच आया। उसके लिए नूडल्स बनाकर वांगमा ने बताया कि वो तो अभी अभी चली गई है और उसे देखकर हैरान हो गई कि मैं पिछले 30 साल से तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि तुमने अपने लिए कुछ बनाया हो, लेकिन आज पहली बार तुमने अपने हाथों से इस लड़की के लिए नूडल्स बनाए। जबकि ज़्याओरान ने वो नूडल्स उनके हाथ में पकड़ा दिए कि अगर वो नहीं रही तो फिर ये नूडल्स आप खा लें, ये आपके लिए। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। ज़्याओरान याना को अपने रूम में ना देखकर गुस्सा कर रहा था कि वो मेरे रूम की सफाई करने के लिए क्यों नहीं आई। लिया उन्हें बताया कि बॉस वो तो सुबह ही आपके रूम की सफाई करके चली गई। ये सुनकर तो उसे और भी गुस्सा आ रहा था कि कल जब वो सफाई करने के लिए आई थी तो मैं नहा रहा था, उसे पिछले दिन मैं मीटिंग में था, आखिर वो मेरे सामने क्यों नहीं आना चाह रही। लिया उन्हें बताया कि बॉस क्या आप भूल गए हैं, अब वो लॉबी मैनेजर बन चुकी है तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी। लेकिन ज़्याओरान तो मानने को तैयार ही नहीं था कि क्या वो मुझसे भी ज्यादा बिजी हो गई है। जरा मैं भी तो देखूं कहाँ पर बिजी है वो। इसके बाद वो याना को देखने के लिए आता है जो कि बाय चांस जाओ जाओ के साथ खड़ी थी। उसे देखकर वो अपने असिस्टेंट से कहने लगा कि देखा ये कहाँ बिजी है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां जाओ जाओ याना से कह रहा था कि आज तो तुम्हारे पास टाइम है ना मेरे साथ लंच करने के लिए, जिस पर वो बोली कि नहीं अभी भी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तभी बीच में ज़्याओरान आकर कहने लगा कि ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि इसने अभी तक मेरा रूम भी साफ नहीं किया। जिस पर जाओ जाओ बोला कि यार हटो भी, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हारा रूम कोई और साफ कर लेगा। याना को वो अपने साथ ड्रिंक के लिए ले जा रहा होता है तो ज़्याओरान बोला कि अच्छा ठीक है मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा। यहाँ तो जाओ जाओ को गुस्सा आ जाता है कि खुद तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अब हम सिंगल लोगों को भी रिलेशनशिप बनाने दो। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम लोगों के ड्रिंक का बिल पे करूंगा। तो जाओ जाओ भी उसे साथ ले ही आता है। नेक्स्ट सीन हमें बार का दिखाया गया जहाँ साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। इसी दौरान जाओ जाओ ने उसे गेम खेलने के लिए कहा कि जो भी हारेगा उसे ड्रिंक करनी पड़ेगी या फिर ट्रुथ बोलना होगा। अब याना बार बार हार रही थी तो उसे ड्रिंक करनी पड़ी। आखिरकार जब वो तंग होकर ट्रुथ ले लेती है तो जाओ जाओ ने सवाल किया कि तुम्हें कोई पसंद है क्या। अब इधर ज़्याओरान तो इंतजार कर रहा था कि वो क्या बताएगी, लेकिन फिर उसने अपना इरादा चेंज करके ड्रिंक ही करना चाहा। यहाँ ज़्याओरान उसके हाथ से लेकर खुद ही वो ड्रिंक कर लेता है और जाओ जाओ भी कहने लगा कि आप प्रिटेंड करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि जिसे तुम लाइक करती हो वो यही पर है। थोड़ी देर के लिए तो याना भी शॉक्ड हो गई थी कि इसे कैसे पता, लेकिन वो हंसते हुए कहने लगा कि वो लड़का मैं ही हूँ ना, थैंक गॉड तुमने मुझे पसंद किया, मैं तुम्हारा अच्छा पार्टनर बनूंगा। ज़्याओरान उसे साइड पर गिरा देता है कि पागल हो गए हो क्या, और फिर याना को अपने साथ ले जाने लगा क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में उसे एक रूम में ले आता है जहां याना उसे खुद से दूर जाने नहीं दे रही थी और बाय मिस्टेक ज़्याओरान भी उसके ऊपर गिर पड़ा। इसके बाद दोनों ही काफी रोमांटिक मूड में होते हैं। ज़्याओरान उसे किस करने लगा था और शायद ही दोनों ने आज की नाइट भी साथ में स्पेंड की। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ याना को होश आया तो वो खुद से ही कह रही थी कि फोन वाइन तो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब ड्रंक हो गई। तभी दूसरी तरफ से ज़्याओरान आता है। उसे देखकर तो याना शॉक्ड हो गई कि बॉस आप यहाँ, और वो कहने लगा कि अगर मैं यहाँ ना होता तो और कौन होता, क्या जाओ जाओ होता। इधर याना को फिलहाल ये फिक्र हो रही थी कि ड्रंक होकर मैंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया था ना। ज़्याओरान बोला कि क्यों नहीं, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा स्वीट हार्ट हूँ, तुम मुझे लाइक करती हो। जो सुनकर तो वो काफी ज्यादा नर्वस हो गई कि बॉस वो ड्रंकन वर्ड्स थे, प्लीज आप उसको सीरियस मत लेना, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। ज़्याओरान भी हंसते हुए कहने लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम सारी रात वॉमिटिंग करती रही और मुझे तुम्हारी वजह से फर्श साफ करना पड़ा। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक से कल रात का सीन दिखाया गया जहाँ याना वॉमिटिंग पर वॉमिटिंग करती रही। प्रेजेंट में याना रिलैक्स हो गई थी कि अच्छा है हमारे बीच में कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ। तभी ज़्याओरान उसके करीब आते हुए पूछने लगा कि हमारे बीच में कुछ होना चाहिए था क्या। याना ने उसे खुद से दूर कर दिया कि बॉस आपकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है, और वो कहने लगा कि अगर ना होती तो। इस पर याना बोली कि आप एक अच्छे बॉस हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे बॉयफ्रेंड भी होंगे। इसके बाद वो ड्रेसअप होकर वहाँ से जाने लगी। ज़्याओरान भी उसके पीछे पीछे जा रहा था और यहाँ दोनों को मैनेजर पान ने देख लिया। जल्दी जल्दी से उन दोनों की पिक्चर्स भी क्लिक कर दी कि अब तो मेरे पास इन दोनों के साथ होने का सबूत मिल गया है। फिर सबूत के साथ ये बड़ी खबर जोशी को भी बता दी कि इन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की। उधर जोशी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अपना सारा गुस्सा वो वांग
वांगमा पर निकालती रही कि तुम गांव के लोग होते ही भूखे हो, खुद तो तुम लोग के पास कुछ होता नहीं, दूसरों का भी उनसे सब कुछ छीन लेते हो। तब तक जियाउरान भी पहुंच आया। ये सब कुछ देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम वांगमा के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। और वो बोली कि अच्छा ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, खुद तुम उस लड़की याना के साथ नाइट स्पेंड करके आ रहे हो और उल्टा मुझसे पूछ रहे हो कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। जियाउरान ने बताया कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो इनोसेंट है, खामखा उस पर इल्जाम लगाना बंद करो। यहाँ जोशी भी जल्दी से उसके गले लग जाती है कि मेरा क्या, मैं भी तो इनोसेंट हूँ ना, क्या तुम्हें मेरी कोई फिक्र कोई परवाह नहीं। जियाउरान उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगा कि देखो हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ मैं जानता हूँ कि गलत हुआ और मुझे तुम्हारे लिए बुरा भी लग रहा है, लेकिन इतना टाइम साथ में रहने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए जितने तुम चाहो मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बेहतर है कि हम ये जबरदस्ती का रिश्ता ना बनाए। जो कहकर वो जाने लगा। इधर जोशी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी एक गांव से आई हुई लड़की के लिए। उस जाहिल गवार में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। ये सुनकर तो जियाउरान भी गुस्सा हो गया था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी ऐसे इंसल्ट करने की, वो तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। अब तो मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, अपना सामान पैक करो और निकलो मेरे घर से। जो कहकर वो चला जाता है। इधर जोशी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि याना ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। नेक्स्ट सीन में वो होटल पहुंच आई थी याना से मिलकर दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वो तो वॉशरूम गई है, तो जोशी भी उसके पीछे पीछे पहुंच आई उसे ढूंढने के लिए। इधर याना की तबीयत काफी खराब लग रही थी और उसके हाथ में वो टूल देखकर जोशी कहने लगी कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, देखो मेरी बात सुनो, तुम इस बच्चे को नहीं रख सकती, अभी मेरे साथ चलो, तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। जबकि याना ने अपना हाथ छुड़ा दिया कि मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती, डैड की डेथ हो जाने के बाद मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी, मेरा ख्याल किसी ने नहीं रखा, पर मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहती। जोशी बोली कि तुम पागल हो गई हो क्या, इस बच्चे का फादर नहीं है, तुम इसे कैसे पालोगी। लेकिन वो फिर भी यही कह रही थी कि मेरी सैलरी इतनी है कि मैं अपने बच्चे का एक्सपेंस उठा सकूं, तुम्हें भी मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं। और फिर वहाँ से चली गई। इधर जोशी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बच्चे नीचे गिर गई तो जियाउरान ने उसे जल्दी जल्दी से उठा लिया और उसके साथ बहुत प्यार से पेश आने लगा। याना भी ये वाला सीन देख रही थी और उसके पास आकर पूछने लगी कि बॉस क्या आपको भी बच्चे पसंद है। और वो बोला कि हाँ भला बच्चे किसे नहीं पसंद होते, कितनी क्यूट स्माइल होती है इनकी। याना दिल ही दिल में सोच रही थी कि मुझे बॉयफ्रेंड की जरूरत तो नहीं, लेकिन मेरे बच्चे को उसकी फादर की जरूरत तो है, इसलिए उसे बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जियाउरान भी हैरान होकर पूछने लगा कि क्या इस बच्चे का फादर कौन है। तब तक लियाओ पहुँच आया ये कहते हुए कि बॉस आपकी गर्लफ्रेंड मिस जोशी प्रेग्नेंट है, उन्होंने खुद मुझे आपको बताने के लिए कहा। अब ये सुनकर तो याना बीच में ही रुक गई और उसे आगे नहीं बताना चाहती थी, वहाँ से जाने लगी। तभी जियाउरान ने उसे बीच में रोक लिया कि तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई, लेकिन वो बोली कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहिए। दूसरी तरफ से चन्यू पहुँच आया था ये कहते हुए कि वो मेरा बच्चा है। यहाँ तो याना ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि अब वो जियाउरान को क्या ही कहती। आफ्टर दैट वो याना को साथ ले जाना चाह रहा था कि चलो घर चले, जिस पर जियाउरान ने उसे रोक लिया कि तुम काम के बीच में घर नहीं जा सकती। तो वो बोली कि ठीक है फिर मैं रिजाइन दे देती हूँ। ये भी जियाउरान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि तुम इस लड़के के लिए अपनी जॉब भी छोड़ने के लिए तैयार हो गई। याना वापस आकर अपना नेम प्लेट उसकी तरफ फेंक देती है कि हाँ मैं इसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। उन दोनों के जाते ही यहाँ जोशी उसके गले लग गई कि तुम डैड बनने वाले हो। इसकी उसे तो कोई खुशी नहीं होती, लेकिन जोशी दिल ही दिल में सोच रही थी कि याना तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे हरा दोगी। नेक्स्ट सीन में याना गांव जा रही थी ये कहकर के बाद में पता नहीं मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं अभी उनसे मिलना चाहती हूँ। चन्यू बोला कि देखो याना मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्चा किसका है, मैं फिर भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर वो बोली कि नहीं तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर लड़की डिजर्व करते हो। इसके बाद वो गाँव चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मॉम जियाउरान से कोई बात कर रही थी, लेकिन वो लटके हुए मुंह के साथ वहाँ से चला गया, जिस पर मॉम सोचने लगी कि इसकी गर्लफ्रेंड तो प्रेग्नेंट है ना, फिर भी ये खुश क्यों नहीं नजर आ रहा। इसी दौरान जोशी उनको देखकर न्यू शेफ समझते हुए उनसे काफी बदतमीजी से बात कर रही थी। आखिरकार मॉम कहने लगी कि तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। वांगमा ने बताया कि ये बॉस की मॉम है। अब तो वो माफी मांगने के लिए फौरन से नीचे उतर आई कि मॉम माफ करना प्लीज, आपने इतनी सिंपल ड्रेसिंग कर रखी है तो मैं आपको पहचान नहीं पाई। वो कहती है कि मॉम नहीं बल्कि मुझे आंटी कहो, पता नहीं तुम जियाउरान को पसंद कैसे आई, और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर जोशी सोच रही थी कि जल्द से जल्द मुझे इस फेक बेबी को रियल बेबी में बदलना होगा, क्योंकि पहले ही मैं बहुत सारे ब्लंडर्स मार चुकी। इधर याना जब वापस घर पहुंची तो ग्रैंड पेरेंट्स उसके लिए काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, जबकि वो घुटने टेक कर उनसे माफी मांगने
लगी और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी बता दिया। ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा नाराज थे कि अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, जिस पर याना बोली कि आप फिक्र नहीं करें, मैं शहर जाकर रह लूंगी तो आपको मेरी वजह से एम्बेरसमेंट नहीं होगी। जबकि दादी माँ बोली कि मुझे लोगों की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। ग्रैंडपा तो वहाँ से चले गए क्योंकि वो अभी भी नाराज थे। नेक्स्ट सीन में जियारन ड्रंक होकर घर आता है और उसके ड्रंक होने का फायदा जूशी उठाना चाह रही थी। इसी दौरान वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जियारन को होश आया। उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगा कि मैं ड्रंक हूँ, कोई मर नहीं गया, और अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो अपना ख्याल रखो ना, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर जूशी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ जब मॉम ने ड्रिंक्स की बोतल देखी तो इसके बारे में पूछने लगी। वोंगमा ने बताया कि मिस जूशी को इस वक्त ड्रिंक करने का दिल कर रहा था। इस पर तो मॉम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि प्रेग्नेंट होकर भी वो ड्रिंक कर रही है। दूसरी तरफ जियारन चेन्यू को देखकर उसे पूछ रहा था कि तुम याना के साथ गाँव क्यों नहीं गए। जब उसने बताया कि वो अकेली गई है तो इसने उसे मारना शुरू कर दिया कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुमने उसे अकेले जाने दिया। आखिरकार उसने भी बता दिया कि वो बच्चा मेरा नहीं, जो कहकर वो जाने लगा था। लेकिन जियारन उसे जाने नहीं देता कि अगर तुम्हारा बच्चा नहीं तो फिर किसका बच्चा था। वो इसे ज्यादा कुछ तो नहीं बताता, लेकिन इसके पास आकर कहने लगा कि दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक लिया करो कि तुमने उसके साथ क्या किया, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जियारन भी अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि वो मेरा बच्चा कैसे हो सकता है कि तभी उसे मॉम की कॉल आई, जिसने बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ कोई ना कोई मसला तो जरूर है, मुझे नहीं लगता कि वो प्रेग्नेंट होगी। नेक्स्ट सीन में जब जियारन घर आता है, जूशी तो उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो बोला कि मैंने तुम्हारे लिए न्यू ड्राइवर को हायर किया है, तुम इसे अपना इंट्रोडक्शन करवा लो। जूशी ने जैसे ही उसे हैंड शेक किया तो वो इसकी नब्ज चेक करने लगा और फिर बॉस को बता दिया कि आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट नहीं है। जो सुनकर तो जूशी कहने लगी कि क्या मजाक था ये। जियारन ने बताया कि ये कोई ड्राइवर नहीं बल्कि चाइना का सबसे अच्छा डॉक्टर है और तुम अभी तक मुझे उल्लू बना रही थी। वो तो अभी भी यही कहती रही कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, जिस पर जियारन कहता है कि चलो फिर हॉस्पिटल चले। अब वो तो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए उसे माफी मांगने लगी कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मगर वो इसे एक भी मौका नहीं देता। कहने लगा कि मैं तुम्हें घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, पर अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। जो कहकर वो चला गया। इधर जूशी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं तो याना भी इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। वो कॉल करके अपने किसी नाइबर को हायर कर लेती है याना को जान से मारने के लिए। ये बातें बाय चांस इधर मोंगमा ने भी सुन ली थी और फिर तो वो फौरन से इधर जियारन को कॉल कर देती है, उसे ये सारी बात बता दी कि प्लीज याना को बचा लो। मैंने मिस जूशी की बातें सुनी जो कि उसे मारना चाहती है। दूसरी तरफ हमें याना को दिखाया गया। कुछ गाँव वाली औरतें उसे देखकर आपस में ही बातें करने लगी कि अचानक से ये लड़की शहर से वापस क्यों आ गई और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ ग्रैंडपा ने उन दोनों को यहाँ से भगा दिया और फिर याना से कहने लगे कि इनकी बातों पर मत जाना, लोगों के मुंह तो कोई भी बंद नहीं कर सकता। फिर उसे पैसे दिए कि तुम जल्दी से अपने फेवरेट पॉपकॉर्न्स ले आओ, तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हारा फेवरेट डिश बना रही है। याना भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि ग्रैंडपा ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद वो पॉपकॉर्न लेकर वापस आ रही होती है कि अचानक से उसके नाइबर का एक लड़का उसके सामने आ गया, जो पहले तो उसे उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। याना किसी भी तरह करके उससे जान छुड़ाकर वहाँ से भागने लगी, लेकिन फिर भी उसने इसे पकड़ लिया। उसे मारने के लिए उसका गला दबा रहा होता है। फॉर्चुनेटली तब तक जियारन पहुँच जाया, जो फौरन से उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है और याना को संभालने लगा। जबकि मौका देखकर पहले तो उस लड़के ने जियारन को मारा, इसके बाद वो याना को भी मारने ही वाला था, लेकिन एंड टाइम पर ग्रैंडपा पहुँच जाए जो उसको यहाँ से भगा देता है। याना को जियारन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया। डॉक्टर रूम से बाहर आकर बताता है कि माफ करना, हम उसे नहीं बचा पाए। याना सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो गई थी कि उसे तो अब तक ये भी पता नहीं था कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर बोला कि क्या आप उस ओल्ड पर्सन की रिलेटिव नहीं? असल में उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो लड़का अपने डैड के बारे में सुनकर रोने लगा। याना बोली कि डॉक्टर मैं उस लड़के के बारे में पूछ रही हूँ, जिस पर डॉक्टर ने बताया कि अच्छा वो, उसे तो थोड़ी सी चोट आई थी और कब का हम उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर चुके। इधर जियारन ने जब किसी के आने की आहट सुनी तो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे बहुत बड़ी चोट आई हो। याना अभी भी उसे सीधे मुंह बात नहीं करती, कहने लगी कि जो मैं तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ इसे खाओ, चाहे तुम्हें पसंद ना भी आए, और फिर अपने बच्चे और गर्लफ्रेंड के पास वापस चले जाओ। जबकि जियारन ने बताया कि याना मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बनने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मुझे चेन्यू ने बता दिया कि वो इस बच्चे का बाप नहीं और ना ही मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। याना बोली कि तो क्या हुआ, अब तुम उसे ब्रेकअप कर लोगे? जिस पर जियारन ने उसे पूरी बात बताई कि हम दोनों का
मिलना एक इत्तेफाक था। उस रात हम दोनों ही ड्रंक थे। उसके बाद तो मैंने कभी उसे टच तक नहीं किया, तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकता हूँ। इधर याना सुनकर सोच रही थी कि ये कहानी कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है। ज़ियाओरान उसे प्रॉमिस कर रहा था कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगा, उसे कभी भी कोई कमी फील नहीं होगी। इस पर याना ने भी उसे बता दिया कि असल में ये तुम्हारा ही बच्चा है। होटल का रूम नंबर और वो डेट भी बताई। ज़ियाओरान तो सुनकर हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जूशी थी। उसका नाम सुनकर इधर याना बोली कि क्या जो फनमी की पिक्चर दिखा देती है कि क्या तुम इसकी बात कर रहे हो, तो वो बोला कि हाँ बिल्कुल यही थी। याना ने बताया कि यही तो वो लड़की थी जो मुझे शहर लेकर आई, मुझे जॉब दिलाई। जबकि ज़ियाओरान तो ये सोचकर उसे हक कर देता है कि शुक्र है उस रात मेरे साथ तुम थी। लेकिन फिर जब तुम्हें पता था कि वो लड़की तुम थी तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। याना बोली कि कैसे बताती, हर वक्त तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र करते रहते थे और मुझे क्या पता था कि वो जू फनमी होगी। इसके बाद ज़ियाओरान ने लिया को कॉल किया गाँव से सच उगलवाने के लिए, जिस पर उसने बताया कि हाँ बॉस, उसने झूठ बोला था क्योंकि जूशी ने उसे कुछ पैसे दिए थे। ज़ियाओरान ने याना को बताया कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग भी उसने मिलाया था और उस लड़के को भी तुम्हें मारने के लिए उसे नहीं हायर किया। ये सुनकर याना बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी दोस्त बनकर उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ज़ियाओरान बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, उसने जो भी किया मैं उसे बदला जरूर लूंगा। लेकिन याना बोली कि नहीं, हम गाँव वाले सीधे जरूर होते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। सबक तो मैं भी उसे अच्छे से सिखा लूंगी, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। नेक्स्ट सीन में जूशी अपना बैग पैक कर रही थी कि वांगमा ने उसे ज़ियाओरान की कॉल पकड़ाई। उसने बताया कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और हमारी शादी का फंक्शन तुम्हारे गाँव में होगा। जो सुनकर तो जूशी बहुत ज्यादा खुश हो गई। इसके बाद वो सज धज कर गाँव पहुँच आई। सोच रही थी कि वैसे तो ये लोग मेरी शादी में शामिल होने के काबिल नहीं, लेकिन मुझे देखकर जेलस तो होंगे ना कि मेरी शादी कितनी बड़ी फैमिली में हुई है। गाँव के लोगों ने तो उसका वेलकम किया, लेकिन वो उन लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आती कि तुम लोग आज भी वैसे के वैसे मेले का चेले ही हो, कम से कम अपनी ड्रेसिंग ही चेंज कर लो। जो सुनकर गाँव वालों को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया। वो कहने लगे कि अगर हम तुम्हें इतने ही बुरे लगते हैं तो तुम अपनी शादी का फंक्शन गाँव में क्यों करवा रही हो। अब ये फैसला जूशी का थोड़ी ना था। वो कहने लगी कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तक दूसरी तरफ से आवाज आई कि हमारी दुल्हन आ गई है, जो कोई और नहीं बल्कि याना थी। वो कहने लगी कि किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी शादी में मेरे ही मेहमानों को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहे। जू फनमी भी जल्दी से आगे आकर कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी शादी में आने की। और वो बोली कि अच्छा ये तुम्हारी शादी है। जूशी कहने लगी कि इस बार तो मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बॉस ज़ियाओरान था। याना पूछने लगी कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा असल चेहरा जानने के बाद वो तुमसे शादी करेगा। जिस पर वो कहने लगी कि अगर मुझसे नहीं तो क्या तुमसे शादी करेगा, जो कि शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है। याना उसे कुछ और तो नहीं कहती, पर ये कहते हुए जाने लगी कि कुछ ही देर में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक दूसरी तरफ से दूल्हा भी पहुँच आया। जूशी उसे कंप्लेन कर रही थी कि ये लोग मुझे बुली कर रहे थे। ज़ियाओरान बोला कि किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट किया। और फिर जूशी के करीब से गुजर कर वो याना के पास आ जाता है। यहाँ तो जूशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। इसका जवाब याना ने दिया कि तुम ज़ियाओरान के सामने मैं होने का नाटक कर रही थी और चाहती हो कि वो तुमसे शादी करेगा। इवन कि तुम गाँव के साथ भी मिली हुई थी, तुमने मेरी ड्रिंक में ड्रग मिलाया। जूशी बोली कि ये लड़की झूठ बोल रही है, तुम इसकी बातों में कैसे आ सकते हो, गाँव के लोग होते ही झूठे हैं। ज़ियाओरान बोला कि अब ये मत कहना कि तुमने अपने नाइबर को हायर नहीं किया था इसे मारने के लिए। दूसरी तरफ ज़ियाओरान ने उस लड़के को भी लाने के लिए कहा, जो जूशी को देखकर कहने लगा कि प्लीज मुझे बचा लो, मैंने तो सब कुछ वही किया जो तुमने मुझे करने को कहा। इस पर ज़ियाओरान बोला कि अब तो बाकी की लाइफ तुम दोनों ही जेल में गुजारोगे। जिसके बाद जूशी ने माफी मांगना शुरू कर दिया कि मैं गलत थी। यहाँ याना आगे आते हुए कहने लगी कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। इस पर वो इलॉजिकल सी रीजंस दे रही थी कि भला पैसा और ऐशो आराम वाली लाइफ किसे नहीं चाहिए, मैंने गलत ही क्या किया। याना ने उसे थप्पड़ मार दिया कि किसी की जान लेना तुम्हें गलत नहीं लग रहा था। वो भी उल्टा इसे मारने वाली थी, लेकिन ज़ियाओरान ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर गार्ड्स को उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहा। इसके बाद गाँव वाले इन दोनों के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं और इस शादी को कंटिन्यू करना चाह रहे थे। जबकि ज़ियाओरान बोला कि अभी भी एक कमी रह गई है, जल्दी से लिया को कहकर रिंग मंगवाई और फिर सबके सामने याना को शादी के लिए प्रपोज किया। वो भी शर्माते शर्माते हाँ कर देती है, जिस पर ज़ियाओरान ने जल्दी जल्दी से उसे रिंग पहनाई। अब गाँव वालों की एक आखिरी रस्म रह गई थी, दुल्हे मियाँ को छलियों से मारना, जो देखकर तो दुल्हा दुल्हन दोनों ही वहाँ से भाग निकले। नेक्स्ट सीन हमें शादी का दिखाया गया। आखिरकार गाँव वालों के सामने इन दोनों की खुशी खुशी से शादी हो जाती
जाती है और इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।